महोदया जी, मैं इस सदन के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अवसर मिलना कम हो गया क्योंकि भर्ती नहीं निकल रही है। मैं मंत्री जी को से आग्रह करूंगा कि रेलवे में SC ST और OBC के आरक्षित पदों को शीघ्र भरा जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में तेज और पारदर्शी बनाया जाए। रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। रेलवे कॉलोनियों में कर्मचारियों कल्याण कार्यक्रम में सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक देश के अंतिम व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना यही थी कि सरकारी संस्थान सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ बने, और सरकार भी इस बात के वादे करती है। और जो मुसलमानों का हाल है वो भी छिपा नहीं किससे, आप देख लो। CO साहब क्या कह रहे हैं संभल में, देखिए। बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से तो देख लेना, खैर नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो? जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहाँ होनी चाहिए, जब पाकिस्तान में कुछ हो तो हाय तौबा होनी चाहिए, लेकिन ईरान में अगर कुछ हुआ है तो यहाँ हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो यहाँ नंगा नाच करवाते हैं अपने जो है जिनको संरक्षित गुंडों से, तब कुछ नहीं। जय भीम, जय भीम। उनकी हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सब भीख मांग रहे हो। NCRB का डेटा जो कहता है सर लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती हैं सर, क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ को दर्द नहीं होता पैदा करते हो? क्या दलित पिछड़े आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्तार की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सब भीख मांग रहे हो। अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हो वो तो किसी छिपावा नहीं, बिल्कुल नहीं छिपा। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, अगर तो हम लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। सर एक सेकंड, आप सबको समझ मिल रहा है सर, आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर। डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता। सर जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे IB के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं। क्या स्पीकर साहब को पता है इस बारे में? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग से सचिवालय का प्रावधान है। ओवैसी साहब उस पर बात कर रहे थे। यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं डिस्कस नहीं होता सर, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हो वो तो किसी छिपावा नहीं, बिल्कुल नहीं छिपा। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, अगर तो हम लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। सर एक सेकंड, आप सबको समझ मिल रहा है सर, आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर। बोलोगे तो जवाब दे दूंगा। मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से अयातुल्लाह खamenei साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता यहाँ से, इस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया। मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ सकें। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आप कह रहे हैं उसका लीडर कौन? आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है UGC या कोई भी मामला, बाकी सब लोग तो चुप है। तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी, और कौन नेतृत्व कर सकता है आप मुझे बताओ। देखो जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते थे। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, तो जैसे नगीना में हमने
पांचों विधानसभाओं में, लोकसभा की पांचों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुर्म जाति की सरकार को हटाने का काम करेंगे। अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जा जाके पार्टी के लिए काम करूंगा। जगन जी कांग्रेस कह रही काशीराम जी हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे, बसपा कह रही हमारे। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 26 20 साल क्यों लग गए अपने अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव गांव जाके मानवर काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उनके संगठन बामसेब को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे? काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का भर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन अभी 29 तारीख की रैली लखीमपुर खीरी में, अपने साथियों से कहना आके देखें, इतिहास रचा जाएगा लखीमपुर खीरी में। मेरी बात को आप याद, ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार है। आशीर्वाद देने आया, पैसे लेके आया, गर्मी में खड़ा है, इनका कर्ज है, मैं उसको उतारूंगा। देखिए भाई, ऐसा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम धमकी उमकी से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा। हमारा काम कौन करेगा? वो अब पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीजों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खामन के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बच सकता, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा। मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है क्या? परीक्षा में पंडित से पेपर बड़ा विवाद बचा हुआ है, भाजपा के आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं, वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुल्म जाती हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहते, इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं मजबूरी में। सही, हमें सही फैसले लेने चाहिए, सही अगर फॉरेन पॉलिसी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्योहार होते हैं, वहां सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताओ। तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सरकारी नौकरियों में आरक्षण में जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। देश में लाखों पद ऐसे हैं जो वर्षों से खाली पड़े हैं। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और
चौथी मांग ये है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। महोदय, संविधान में हमें 3 मूलभूत सिद्धांत दिए: समानता, न्याय और अवसर की समानता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय स्पष्ट किया था कि भारत का लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय होगा। इसलिए सरकार का दायित्व है कि वे संविधान की भावना के अनुसार नीति और बजट बनाएं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को नहीं मिल रहा है। NFS लगातार हो रहा है SC ST OBC के बच्चों के साथ। और इंटरव्यू में जिस तरह का छल हो रहा है, जैसे UPSC में भी अभी हुआ, जिस तरह का छल हो रहा है, उससे असंतोष पैदा हो रहा है। साथ साथ महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करने की नहीं है, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना भी होता है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों को समान अवसर मिले। अपनी बात रखना चाहता हूं महोदय, मैं कोशिश ये करता हूं कि विषय से हटूं ना, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर की समस्या इस समय बहुत बड़ी है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोग लाइनों में लगे और आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या दूर हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार केवल खर्च को मंजूर देने की संस्था नहीं है, बल्कि जनता के धन की संरक्षक संस्था है। इसलिए जब सरकार अतिरिक्त खर्च की मांग करती है तो संसद का दायित्व बनता है कि वह उसकी पूरी समीक्षा करे। सरकार द्वारा इस दूसरे बैच में लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांग रही है, जिसमें लगभग 2.01 लाख करोड़ रुपए वास्तविक अतिरिक्त नगद व्यय। यह बहुत बड़ी राशि है और इसलिए यह जरूरी है कि हम ये देखें पैसा किसके हित में और किस दिशा में खर्च किया जा रहा है। महोदय, जब फरवरी में पूरा बजट पेश किया गया था तो इतने कम समय में इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? यदि बार बार इतनी बड़ी अनुपूरक मांगे आती हैं तो इसका मतलब है कि बजट अनुमान और वित्तीय योजना में गंभीर कमी है। देश की जनता चाहती है कि उसका पैसा सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से खर्च। महोदय, इस अनुपूरक बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 15,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। किसान पहले ही महंगी खाद, महंगे बीज और महंगे डीजल की समस्या जूझ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नीतियां किसानों को राहत देने के लिए या केवल आंकड़ों को संतुलित करने के लिए। महोदय, मैं विशेष रूप से सदन के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सवाल को उठाना चाहता हूं। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। ओबीसी समाज को शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे, इसलिए मैं सरकार से कुछ स्पष्ट मांगे सदन के माध्यम रखना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो SC ST और TSP का बजट प्रावधान है, उन्हें वास्तविक आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे ऐसे किसी अन्य मद में ट्रांसफर ना हो। दूसरा, देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण में जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। देश में लाखों पद ऐसे हैं जो वर्षों से खाली पड़े हैं। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और चौथी मांग ये है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। महोदय, संविधान में हमें 3 मूलभूत सिद्धांत दिए: समानता, न्याय और अवसर की समानता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय स्पष्ट किया था कि भारत का लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय होगा। इसलिए सरकार का दायित्व है कि वे संविधान की भावना के अनुसार नीति और बजट बनाएं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को नहीं मिल रहा है। NFS लगातार हो रहा है SC ST OBC के बच्चों के साथ। और इंटरव्यू में जिस तरह का छल हो रहा है, जैसे UPSC में भी अभी हुआ, जिस तरह का छल हो रहा है, उससे असंतोष पैदा हो रहा है। साथ साथ महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करने की नहीं है, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना भी होता है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों को समान अवसर मिले, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। बजट पारदर्शी हो, खर्च जवाबदेह और विकास समावेशी हो। महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों का उद्देश्य केवल खर्च बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पैसा देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। यदि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय के केंद्र में रखकर निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से देश का विकास अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होगा। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।
आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।